उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स के अवैध धंधे पर सीएम योगी की सख्ती का असर दिखाई दिया। प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट का अवैध धंधा करने वालों को और हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में 4 कंपनी समेत 9 लोगों पर एफआईआर हुई है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर आरोप है कि 85% लोगों की आस्था से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही इन पर राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधि चलाने का भी आरोप है। इसके साथ आतंकी फंडिंग का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। सरकार का कहना है कि कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा चला रखा था, जिसमें डेयरी उत्पाद से लेकर कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले, यहां तक कि साबुन को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा था। हलाल सर्टिफिकेट का धंधा करने वाली कंपनियों पर बैन की कार्रवाई भी हो सकती है। 85% लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप है। कुछ कंपनियों समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। किन किन पर एफआईआर हुई है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, हलाल इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, इन कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, इसका भी नाम शामिल है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई। सर्टिफिकेशन कंपनियों पर देश विरोधी साजिश का भी आरोप है। राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप है। अन्य धर्म की भावनाओं पर चोट पहुंचाने का आरोप है। शाकाहारी वस्तुओं को भी हलाल सर्टिफिकेट देने का आरोप है। दूसरे समुदाय के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ऐसा करने का आरोप है। देश को कमजोर करने की साजिश का भी आरोप है। आतंकी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप है, जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग देने का आरोप है। इन कंपनियों द्वारा जो यहां पर हलाल प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन दे रहे थे, एक तरह से हलाल इकोनॉमी को खड़ा किया जा रहा था देश में, और इससे होने वाले मुनाफे में एक हिस्सा फंड के तौर पर उन संगठनों को दिया जा रहा था जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। हलाल कंपनियों पर दंगे भड़काने का आरोप है। और अब यह भी जानना जरूरी है, आखिर क्या है हलाल प्रोडक्ट। शरिया कानून के मुताबिक प्रोडक्ट बेचने की अनुमति हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देती है। सर्टिफिकेट जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट भी देती है। सर्टिफिकेट मुस्लिम समुदाय में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यह सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और हलाल सर्टिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट को पूरी तरह से खरीदने के लिए मुफीद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। साल 2020 में चर्चित पिंटू सेंगर की गोली मारकर सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला शार्प शूटर राशिद कालिया यूपी पुलिस द्वारा मारा गया है। झांसी में मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे के किनारे बने सितौरा गांव के पास यूपी पुलिस ने कालिया को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया शार्प शूटर राशिद कालिया, जिस पर 1.25 लाख का इनाम घोषित था। आपको बता दें, साल 2020 में पिंटू सेंगर की कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने में शार्प शूटर एहसान और राशिद कालिया का नाम सामने आया था। जिसको ईसीजी करने के पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राशिद उर्फ कालिया। तो पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी था, जिस पर 1.25 लाख का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ में ढेर हो गया है शूटर। पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी, जिस पर 1.25 लाख का इनाम घोषित था। शूटर राशिद कालिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है राशिद कालिया को, जो कि पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी था। साल 2020 में पूर्व बीएसपी नेता की हत्या का आरोप राशिद के ऊपर। पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फूलन देवी का करीबी माना जाता था हिस्ट्री शीटर पिंटू। घटना से कारतूस के 11 खोखे मिले थे। मामले में शूटर राशिद कालिया वांटेड था, और उसके ऊपर 1.25 लाख का इनाम भी घोषित था। वही शूटर राशिद कालिया पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। पिंटू सेंगर हत्याकांड, पिंटू सेंगर जो फूलन देवी के करीबी थे, हिस्ट्री शीटर थे, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड का आरोपी राशिद कालिया पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है।
उधर एल्विश मामले में रेव पार्टी के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपी राहुल ने 24 घंटे के रिमांड में पुलिस के सामने कई राज खोल दिए हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फरीदाबाद स्थित गांव के 2 कोबरा सांपों को रेस्क्यू किया। रेव पार्टी में ले जाने के लिए तस्करी कर दोनों सांप लाए गए थे। दोनों सांप वन विभाग को सौंप दिए गए हैं। मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों सांप जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। रिमांड में हुई पूछताछ के बाद शुक्रवार को राहुल को वापस जेल भेज दिया गया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को निर्देश दिया है कि वो उन्नाव रेप केस की पीड़ित लड़की को अलग आवास उपलब्ध कराए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की शादी और बच्चे के जन्म को ध्यान में रखते हुए 4 हफ्ते में आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार आवास के किराए की प्रतिपूर्ति जारी रखेगी। कोर्ट के आदेश के बिना आवास नहीं छीना जाएगा। आपको बता दें, पीड़िता ने अपनी शादी और अपने बच्चे और एक लड़की के जन्म के मद्देनजर अलग घर की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत हाथ लगी है। दरअसल उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके ये मांग की थी कि उसकी शादी और उसे एक बच्चा हुआ है, लिहाजा उसे एक अलग से आवास मुहैया कराया जाए। जिस आवास में फिलहाल इस समय वो रह रही है उसमें बहुत छोटा वो आवास है, जिसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता की इस अर्जी को मंजूर करते हुए दिल्ली वुमेन कमीशन को यह आदेश दिया है कि दिल्ली वुमेन कमीशन 4 हफ्ते के भीतर उन्नाव रेप पीड़िता को एक अलग आवास मुहैया कराए, जहां पर एक स्वस्थ वातावरण उसके बच्चे को दिया जा सके। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये निर्देश दिया है कि जब तक उन्नाव रेप पीड़िता उस आवास में रहती है तब तक उसके किराए की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि बिना कोर्ट के आदेश के उन्नाव रेप पीड़िता के आवास को खाली न कराया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश और कहीं ना कहीं ये आदेश उन्नाव रेप पीड़िता के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्नाव रेप पीड़िता के केस को फिलहाल दिल्ली ट्रांसफर किया गया था और उस परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था, जिसमें आवास भी शामिल था। उसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबर गाजियाबाद से, जहां गला कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। शव की पहचान पंचशील कॉलोनी सोनिया विहार के सतेंद्र के रूप में हुई। 30 साल के सतेंद्र की गला रेतने के बाद पत्थरों से वार करके हत्या कर दी गई और बताया यह जा रहा है कि सतेंद्र कल शाम 5:30 बजे से गायब था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्यक्ति जिसका गला काट के हत्या कर दी गई है, शव कुटी वाले गड्ढे में पड़ा है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि यह शव सतेंद्र पुत्र उदयवीर, जो सोनिया विहार थाना टीला मोड़ का रहने वाला है। शव को कब्जे में लेकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर आजमगढ़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। बदमाश संदीप गुप्ता और सलीम किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश पर आजमगढ़ समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ गोछा पुलिया के पास हुई है। इटावा में दरभंगा और वैशाली एक्सप्रेस में हुए हादसे के बाद से रेल विभाग अलर्ट है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आज डिप्टी सीटीएम रेलवे के अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया। यात्रियों के सामान को डॉग स्क्वाड के साथ चेक किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि यात्रियों को जागरूक रहने की जरूरत है और इसीलिए समय समय पर यह अभियान चलाया जाता है। इटावा और उसके आसपास 2 ट्रेनों में जो हादसा हुआ है उसमें कई लोग जख्मी हुए, जिसके बाद से
पुलिस ने भी अब सतर्कता बरतना शुरू कर दिया। अगर कानपुर सेंट्रल स्टेशन की बात की, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जहां तक एक कैमरे की नजर जा रही है कि आरपीएफ की पुलिस हर एक यात्री के बैग की तलाशी ले रही है। अगर ट्रेन की बात की जाए तो 3 घंटे के अंदर 28 से ज़्यादा ट्रेनों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेन में हादसा हुआ था उसमें आशंका जताई जा रही थी कि ज्वलनशील पदार्थ लेके जा रहा था। उसके बाद से जहां एक और रेलवे पुलिस और रेलवे के अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे सिलेंडर है, स्टोव है, जो फायर की कोई ऐसी चीज़ है या पटाखे लेके ना चले, उन सब के बाद सतर्कता साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं और लगातार ये मुहिम जारी रखा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मुहिम लगातार जारी रहेगा या कुछ दिन बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इटावा में ये घटना हुई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की वजह से दोनों ट्रेन में इस प्रकार से आग लगी थी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बागपत में फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई है। आग प्लाईबोर्ड फर्नीचर का बना हुआ सामान आग लगने से जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी है और बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। सिंघावली के अहिर थाना क्षेत्र के सराय कस्बे की यह घटना है। वहीं लखीमपुर खीरी में नहर पटरी पर लगे जाम में तेज रफ्तार स्कूटी सवार एक युवक देर रात अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। रात 10 बजे नहर पटरी पर मार्ग पतला होने के चलते जाम लग गया और इस दौरान एक युवक तेज रफ्तार से जाम में जा घुसा और स्कूटी पर कंट्रोल खो चुका था जिसके चलते ये नहर में गिर पड़ा। नहर में गिरने से वो चोटिल हो गया। उसे नहर में गिरते ही राहगीरों ने जैसे तैसे सहारा देकर बाहर निकाला और स्कूटी को नहर से निकाला गया। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का ये वीडियो बनाया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और संभल में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की वारदात का खुलासा किया। कैला देवी थाना पुलिस ने बाइक लूट का खुलासा कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई बाइक और नकदी बरामद की है। 2 लुटेरे संभल के जबकि एक अमरोहा जिले का रहने वाला है। थाना कैला देवी पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहन पुत्र राजेंद्र निवासी कैला देवी, मुस्तफा पुत्र कमरुद्दीन निवासी आदमपुर जनपद अमरोहा तथा ममतेज पुत्र अशोक निवासी कैला देवी जनपद संभल हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल, पल्सर तथा 2000 रुपये बरामद किए गए हैं। इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के सीतापुर में जेल में बंद बबलू की मौत के मामले में जेल अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस डिप्टी जेलर फार्मासिस्ट शैलेंद्र वर्मा समेत अन्य जेल कर्मियों के ऊपर दर्ज हुआ है। यह केस हत्या की धारा में दर्ज किया गया है। दरअसल बबलू की मौत को लेकर उसकी मां सीमा सिंह ने डिप्टी जेलर समेत अन्य जेल कर्मियों पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए बेटे बबलू की जेल के अंदर पिटाई, गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक कैदी बबलू की मां के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सीजेएम सीतापुर ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। पूरा मामला 14 अप्रैल 2023 का है। उस वक्त साथी कैदी बबलू की मौत से आक्रोशित जेल में बंद करीब 1600 बंदियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। बंदी बबलू की हुई मौत के मामले में अब जेल के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। न्यायालय के आदेश पर डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी सहित 3 अन्य जेल के कर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। हत्या के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चलें कि जेल के अंदर बबलू की मौत हो गई थी। आनंद फानन में जेल के अधिकारी ने बबलू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। साथी की मौत के बाद जो है जेल में अंदर बंद करीब 1600 बंदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर डीजी जेल को भी सीतापुर आना पड़ा था। अब जो कि न्यायालय के आदेश पर डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी सहित अन्य लोगों पर चीफ फार्मासिस्ट और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जेल अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। और अब न्यूज़ 18 नेटवर्क स्पेशल। इस वर्ल्ड टॉयलेट वीक हम एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर अरबों लोगों को प्रभावित करता है। जो स्वच्छता संकट इस वक्त है, आप याद रखें जरूर, हर एक कदम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। SDG 6
2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय और पानी को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। आइए देखते हैं इसी बारे में न्यूज़ 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। Modern society has made our lives so simple. तो फिर बीमारी से फ्री रहना इतना डिफिकल्ट क्यों है? Could the culprit be hiding in your toilet? एक अनहाइजीनिक टॉयलेट सैकड़ों जर्म्स का घर बन जाता है और इनसे फैलती हैं बीमारियां जो महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। Thankfully, keeping toilets clean is simple. टॉयलेट को यूज करने के बाद फ्लश करना सिंपल। Close the lid before you flush it. Simple. और टॉयलेट को यूज करने के बाद हाथों को सोप से वॉश करना simple. This World Toilet Day, let's follow simple steps and accelerate change towards cleanliness and health. और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, ये बात है भारत के गौरव की। It's about dignity and equality. Because access to clean toilets shouldn't be a privilege. It should be a right. Together, let's be a catalyst for change. मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट्स हरदम।